कहानी की शुरुआत इटली से होती है। यहाँ पर हम फ्रांचेस्का नाम की एक खूबसूरत और अमीर महिला को देखते हैं। वो अपने पति और एक बेटी के साथ हंसी खुशी रहती है। एक रात फ्रांचेस्का को पुलिस कॉल करके बताती है कि उसके पति की कार एक्सीडेंट में जान चली गई है। इसके बाद फ्रांचेस्का अपने एक फैमिली लॉयर चेसारे के साथ अपने पति को देखने जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में अपने पति की लाश देखती है और बुरी तरह से टूट जाती है। फ्रांचेस्का अपने पति की मौत के बाद से बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है, आखिरकार उसका क्या होगा। फ्रांचेस्का को अकेले पाकर कई लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। फ्रांचेस्का के पिता उसे और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर वो उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उन पर बोझ बने। फिर उसके पिता उससे कुछ पैसे उधार लेते हैं। इसके बाद फ्रांचेस्का को चेसारे बताता है कि उसका पति कर्ज में डूबा हुआ था। वो अपने पैसे का बस दिखावा करता था। दरअसल उसने अपने टूरिज्म बिजनेस के लिए बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रखा था और बाद में उसका बिजनेस भी खत्म हो गया और लोन बाकी रह गया। वो सब अब फ्रांचेस्का को चुकाना है। चेसारे बताता है कि तुम्हारे पति का लाइफ इंश्योरेंस भी उसने पहले ही बंद करवा दिया था, जिस वजह से तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। वो फ्रांचेस्का को बताता है कि वो जिस घर में रहते हैं वो रेंट पर है, इसलिए इन्हें घर छोड़कर सारी चीजें बेचनी होगी, जैसे समुद्र के किनारे वाला विला, यॉट, कार और ये सब बेचकर जैसे तैसे उसे लोन चुकाना होगा और घर का रेंट और बाकी खर्च निकालने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रांचेस्का अपनी मेड से कहती है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए वो उसे काम पर नहीं रख सकती। ये सुनकर मेड कहती है कि इतने दिनों से आपके यहाँ मैं काम करती हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रही बात पैसों की, तो जब आपके पास पैसे होंगे तब आप मुझे दे देना। यहाँ फ्रांचेस्का बहुत बड़ी मुसीबत में थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगी, कैसे अपनी बेटी का ख्याल रखेगी। वो फैसला करती है कि उसे अब काम करना होगा, इसलिए वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड के पास काम मांगने के लिए जाती है, जो कपड़ों की दुकान में मैनेजर है। ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड हैरान होती है, क्योंकि पहले वो इस दुकान की बहुत बड़ी कस्टमर हुआ करती थी, पर आज वो यहाँ सेल्स का काम करना चाहती है। उसकी फ्रेंड को पता नहीं होता कि फ्रांचेस्का किस दौर से गुजर रही है। उसकी दोस्त फ्रांचेस्का को काम पर रख लेती है और फ्रांचेस्का का काम करना शुरू कर देती है। एक दिन जब उसके पुराने दोस्त शॉप पर कपड़े खरीदने आते हैं, तब वो फ्रांचेस्का को काम करता हुआ देखते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं, पर उन्हें भी पता नहीं होता कि फ्रांचेस्का किस हालत में है। फ्रांचेस्का को यहाँ काम करने में कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि उसे अपना घर चलाना है। एक दिन दुकान का मालिक फ्रांचेस्का के करीब आने की कोशिश करता है, जो उसके पति का दोस्त होता है, पर जब वो मना करती है तब वो उसे काम से निकाल देता है। इसके बाद फ्रांचेस्का अपना समुद्र किनारे वाला विला, घर का फर्नीचर, साथ ही घर का कुछ सामान बेच देती है और चेसारे को अपना यॉट कम दामों में बेच देती है, जिससे वो अपने पति का बैंक से लिया हुआ लोन चुका देती है। उसकी हालत देखकर फ्रांचेस्का के दोस्तों को उस पर तरस आता है, पर किसी ने भी उसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद फ्रांचेस्का अपने गहने और कपड़ों की नीलामी करने का फैसला करती है, ताकि वो कम से कम 1 साल का घर का किराया और अपनी बेटी की स्कूल की फीस दे पाए। फिर कपड़ों और गहनों के ऑक्शन वाले दिन कई पैसे वाली औरतें आती हैं, जिनमें फ्रांचेस्का की कुछ दोस्त भी होती है। फ्रांचेस्का पहले पैसे वाली हुआ करती थी, इसलिए उसके पास महंगे महंगे कपड़े और गहने हुआ करते हैं, जिसे कई लोग खरीदना चाहते हैं। फ्रांचेस्का उन्हें सारे कपड़े बेच देती है। यहाँ फ्रांचेस्का को अपने और अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचना था कि आखिर वो अकेले उसे पालेगी या फिर कोई अमीर आदमी से शादी करेगी, ताकि उनका भविष्य सही हो जाए। फ्रांचेस्का एक दिन एक आदमी के साथ डेट पर जाती है। यह आदमी बहुत पैसे वाला होता है। इनके डेट को चेसारे ने फिक्स किया था। यहाँ फ्रांचेस्का को पता चलता है कि पैसे वाला आदमी तो भाई पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं, जो कि रोम में रहते हैं। वो कहता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और वो चाहता है कि फ्रांचेस्का उसके साथ अफेयर करे। इसके बदले में वो उसकी और उसकी बेटी का ख्याल रखेगा, पर फ्रांचेस्का इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद फ्रांचेस्का फिर से एक और पैसे वाले आदमी के साथ डेट पर जाती है, पर वो आदमी बहुत बूढ़ा होता है, इसलिए वो उसे छोड़ देती है और फिर वो अपने दोस्त के घर पर होती है और उस बूढ़े आदमी की बात उन्हें भी बताती है, जिसके साथ वो डेट पर गई थी। फिर वो अपनी दोस्त की वार्डरोब में एक फर वाली जैकेट देखती है, जो कि फ्रांचेस्का की ही होती है, जिसे उसने ऑक्शन में बेचा था। उसे पता चला कि उसकी दोस्त ने इस जैकेट को दूसरी औरतों को खरीदने को कहा था, क्योंकि इसकी दोस्त इस महंगी जैकेट को अफोर्ड नहीं कर सकती है, मगर उसे ये जैकेट बहुत ज्यादा पसंद होती है। इसलिए उसने दूसरी औरतों से पहले इस जैकेट को खरीदवाया और बाद में उस औरत को नकली जैकेट देकर धोखे से असली जैकेट ले ली, यानी कि उसकी दोस्त ने भी उसे धोखा दिया था। फ्रांचेस्का उससे बदला लेने के लिए अपने दोस्त के हस्बैंड को अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ अफेयर करती है। उसे लगता है कि फ्रांचेस्का उसे पसंद करती है, पर फ्रांचेस्का उससे कहती है कि अपनी बीवी की जैकेट उसे ला के दे, नहीं तो वो सबको बता देगी कि उनका अफेयर चल रहा है। वो ना चाहते हुए भी जैकेट उसे ला के देता है। फ्रांचेस्का उस जैकेट को एक शॉप पर बेच देती है और इन पैसों से वो एक पुरानी कार खरीद लेती है। इसके बाद फ्रांचेस्का की दोस्त जैकेट लेने के लिए उसके पास आती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पति ने इसे जैकेट दी है। फ्रांचेस्का कहती है कि मैंने तो उसे बेच दिया है। यहाँ पर उसकी दोस्त को पता चल गया था कि उसका पति फ्रांचेस्का के साथ सोया था, इसलिए वो गुस्से में कहती कि तुम्हारा पति भी तुम्हारे पीठ पीछे अफेयर कर रहा था,
जिसके बारे में उसको छोड़कर सबको पता है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। इसके बाद फ्रांसिस्का उस लड़की से मिलने जाती है जिसके साथ उसके पति का अफेयर चल रहा था। वो बताती है कि वो दोनों 3 साल से साथ थे, पर एक दिन जब उसने उससे कहा कि तुम मेरे और फ्रांसिस्का में से किसी एक को चुनो, तब उसने तुम्हें चुना और हमारा झगड़ा हो गया। उसी रात वो गाड़ी लेकर जा रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। ये सब सुनकर फ्रांसिस्का घर आकर रोने लगती है। उसने ये नहीं सोचा था कि उसका पति उसे धोखा देगा। फ्रांसिस्का खुद को बदलने का फैसला करती है। यहाँ पर उसे काम नहीं मिल रहा था, तभी फ्रांसिस्का के दिमाग में आइडिया आता है। वो सोचती है कि जब उसका पति जिंदा था तब उसके कई दोस्त फ्रांसिस्का को पाना चाहते थे, पर अब उसका पति मर चुका है, इसलिए उनमें से कोई ना कोई जरूर उसके साथ रहना चाहेगा, पर कोई भी उसकी बेटी को अपनाना नहीं चाहेगा, इसलिए वो दूसरी तरकीब अपनाती है। इसके बाद फ्रांसिस्का चिसारे को कहती है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो अब एक लॉटरी आयोजित करने का फैसला करती है, जिसमें प्राइज फ्रांसिस्का खुद होगी और उसका नियम ये होगा कि लॉटरी में 20 अमीर लोग ही भाग ले सकेंगे और जो आदमी लॉटरी जीतेगा उसे हर साल फ्रांसिस्का को $1 मिलियन देना होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का होगा और 4 सालों तक ही फ्रांसिस्का को उसके साथ रहने का अधिकार होगा और वो जो चाहे फ्रांसिस्का से मांग सकता है, पर पार्टिसिपेट करने वालों को पैसा पहले जमा करना होगा, जो 4 साल का $4 मिलियन है। यहाँ चिसारे फ्रांसिस्का को ये सब करने के लिए मना करता है कि तुम ये सब मत करो, पर वो कहती है कोई भी मुझे और मेरी बेटी को परिवार के रूप में नहीं अपनाएगा, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। पर चिसारे कहता है कि लोग क्या सोचेंगे। वो कहती है जब मेरा पति दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहा था तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था। यहाँ फ्रांसिस्का चिसारे को इस लॉटरी का काम सौंपती है और साथ ही कमाई का भी उसे कुछ हिस्सा देने वाली थी। फ्रांसिस्का उससे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट होना चाहिए। इसके बाद चिसारे फ्रांसिस्का को एक दिन बहुत बड़ी पार्टी में ले जाता है, जहाँ वो फ्रांसिस्का को बहुत सारे अमीर लोगों से मिलवाता है जो उसे पसंद करते हैं या उनकी नजर बहुत पहले से ही फ्रांसिस्का पर थी और यहाँ पर सभी पैसे वाले लोग होते हैं। पार्टी के बाद जब फ्रांसिस्का और चिसारे गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तब वो बताता है कि कई पैसे वाले लोग लॉटरी खेलना चाहते हैं। एक दिन फ्रांसिस्का के पति की माँ को जब लॉटरी के बारे में पता चला तब वो फ्रांसिस्का को इसे खेलने से मना कर देती है और वो बदनामी के डर से फ्रांसिस्का की बेटी को अपने साथ रखने वाली थी, पर वो मना कर देती है क्योंकि जब उसको उनकी जरूरत थी तब वो नहीं आई। इसके बाद फ्रांसिस्का एक किसान से मिलने जाती है जो लॉटरी में पार्टिसिपेट करने वाला है। फ्रांसिस्का को जानना था कि ये किसान लॉटरी क्यों खेलना चाहता है, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है। फिर जब वो किसान से पूछती है तुम लॉटरी पर इतना पैसा क्यों लगाना चाहते हो, तब किसान बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पर जब किसान को पता चलता है कि वो पैसों के लिए ये सब कर रही है तब वो किसान गुस्से में उसे जाने को कहता है। इसके बाद फ्रांसिस्का को उसकी वही फ्रेंड मिलने के लिए बुलाती है जिसके पति के साथ वो सोई थी। उसकी दोस्त फ्रांसिस्का को बताती है कि उसका पति भी लॉटरी का गेम खेलने वाला है और वो तुम्हें किसी भी हाल में पाना चाहता है। फ्रांसिस्का कहती है कि उसे ये बात मालूम नहीं थी, नहीं तो वो इस गेम में पार्टिसिपेट करने से उसे रोक देती। इसके बाद फ्रांसिस्का चिसारे के पास जाती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड के पति का नाम कैंसिल करो, पर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ वही नहीं बल्कि तुम्हारे पति के और भी कई दोस्त इस लॉटरी वाले गेम को खेलेंगे। यहाँ फ्रांसिस्का को मालूम चलता है कि चिसारे खुद इस लॉटरी वाले गेम को खेलना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। फ्रांसिस्का जब एक दिन पार्टी में जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके पति की गर्लफ्रेंड भी इस गेम को खेलेगी ताकि वो फ्रांसिस्का को अपनी उंगलियों पर नचा पाए। इसके बाद फ्रांसिस्का चिसारे से कहती है कि वो लॉटरी नहीं करवाएगी क्योंकि उसे समझ में आ गया कि ये गलत है और इसके चलते उसका अपने दोस्तों से, परिवार से रिश्ता टूट रहा है और इससे उसे जलील भी होना पड़ेगा। पर चिसारे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, एक काम करो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनाने को तैयार हूँ, तब हम लॉटरी बंद कर देंगे। फ्रांसिस्का को उस पर भरोसा था इसलिए वो उसकी बात मान लेती है, लेकिन तभी उसके घर में वो चिसारे की गर्लफ्रेंड को देखती है। ये देखकर फ्रांसिस्का को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो चिसारे को बिना कुछ कहे यहाँ से दुखी होकर चली जाती है। एक दिन फ्रांसिस्का अपनी बेटी के साथ कार लेकर जा रही होती है, तभी एंटोनियो नाम का एक लड़का उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर फ्रांसिस्का डर जाती है और एंटोनियो को अपने घर लाती है और उसकी चोट को ठीक करने लगती है। एंटोनियो फ्रांसिस्का को देखे जा रहा होता है। फिर जब मेड फ्रांसिस्का की बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है तब एंटोनियो घर में रहने के लिए जानबूझकर जमीन में गिर जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। फ्रांसिस्का जब उसे उठाने जाती है तब वो उसके करीब आने लगता है और वो समझ जाती है कि एंटोनियो नाटक कर रहा है और उसे करीब आने नहीं देती। इसके बाद वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ फ्रांसिस्का को उसके साथ घूमकर अच्छा लगता है। फिर जब वो घर जाने लगती है तब एंटोनियो कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर फ्रांसिस्का मना करती है और कहती है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन एंटोनियो फ्रांसिस्का के घर आता है और उसकी बेटी के साथ खेलने लगता है। ये चीज फ्रांसिस्का को बहुत अच्छी लगती है। वो एंटोनियो को पसंद करने लगती है और दोनों घूमने भी जाया करते हैं। ऐसे ही वो दोनों कई दिनों तक मिलते हैं और धीरे धीरे फ्रांसिस्का को भी एंटोनियो से प्यार हो गया होता है। मगर सच्चाई तो ये होती है कि एंटोनियो को लॉटरी के बारे में सब कुछ पता है
और वो फ्रांचिस्का को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी लॉटरी के पैसों को लेने के पीछे पड़ा था। पर फ्रांचिस्का को पैसे के लिए लॉटरी ही खेलनी थी और शादी के बंधन में नहीं बनना था। इसलिए जब फ्रांचिस्का ने उससे कहा कि वो उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है क्योंकि वो अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती, तब एंटोनियो उसे सब सच बता देता है कि वो पैसे के लिए उसके पीछे पड़ा था। ये सुनकर फ्रांचिस्का को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे रिश्ता पूरी तरह से तोड़ देती है। यहाँ लॉटरी का खेल शुरू होने से कुछ दिन पहले चेसारे के ऑफिस में पुलिस रेड मारती है क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था कि यहाँ लॉटरी का गेम होने वाला है। पुलिस द्वारा ऑफिस की तलाशी ली जाती है लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता और पुलिस जाने से पहले उससे कहती है कि उसे गैर कानूनी काम के लिए जेल हो सकती है। इसके बाद जो लोग खेल में पार्टिसिपेट करने वाले थे वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लॉटरी में डिपॉजिट कर दिया होता है और अगर ये बात पुलिस को पता चली तब वो लोग भी जेल जा सकते हैं। फिर वो लोग चेसारे से कहते हैं फ्रांचिस्का को समझाने के लिए। इसके बाद चेसारे फ्रांचिस्का से कहता है कि वो पुलिस को ना बताए कि वो लोग लॉटरी खेलने वाले हैं, नहीं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। फिर जब पुलिस द्वारा फ्रांचिस्का से पूछताछ की जाती है तब फ्रांचिस्का कहती है कि लॉटरी को उसके पति के दोस्त करने वाले थे, पर इनाम के तौर पर मुझे और मेरी बेटी को यॉट और पैसे मिलने वाला था। ये वही यॉट है जिसे फ्रांचिस्का ने चेसारे को बेचा होता है। फ्रांचिस्का बताती है कि पार्टिसिपेट किए लोग मुझे पैसे देने वाले होते हैं क्योंकि वो लोग उसके पति के दोस्त हैं और उनके मरने के बाद वो लोग मदद के तौर पर पैसे उसकी और उसकी बेटी के लिए जुटाए हैं। और अगर वो लोग डायरेक्ट पैसे देते तो सबको पता चल जाता कि वो इनके दिए हुए पैसों पर पलती है। और फ्रांचिस्का कहती कि उसकी बेटी को अगर ये पता चलता कि दूसरे लोग उनकी मदद कर रहे हैं तब उसे बहुत बुरा लगता, इसलिए उन्होंने लॉटरी की योजना बनाई। इसके बाद पुलिस इस केस को बंद कर देती है। उधर पार्टिसिपेट करने वाले लोग खुश होते हैं कि आखिरकार वो बच गए, नहीं तो अगर उनका नाम बाहर आता तब उनकी बहुत बदनामी होती और साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता था। यहाँ उन लोगों को अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा फ्रांचिस्का को देना पड़ा, पर उसके कारण वो लोग बच गए थे। साथ ही फ्रांचिस्का का नाम भी खराब नहीं हुआ और न ही उसे लॉटरी खेलनी पड़ी। इसके बाद फ्रांचिस्का अपना पैसा लेती है और अपनी बेटी के साथ में मेड के साथ ये देश छोड़कर चली जाती है ताकि वो दूसरी जगह पर नई शुरुआत कर सके। दरअसल पुलिस को फ्रांचिस्का ने ही लॉटरी के बारे में कंप्लेन की थी और उसका ही प्लान होता है कि पैसे लेकर यहाँ से दूसरे देश जाएं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है कि मूवी में फ्रांचिस्का को 4 साल बाद कितने पैसे मिलने वाले थे? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।